हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेट के रूप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 फरवरी से हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हमने प्रयास किया है कि आपको एक डेली प्रतिदिन एक सेट जो है उसी लेवल का दिया जाए। ओके, तो चलिए आज से शुरू करते हैं आज के पहले सेट को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 को 49 से संबंधित किया जाता है और 64 को 75 से संबंधित किया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये करना है कि 38 और 64 की तरह ही 83 को कैसे जो है संबंधित किया जाएगा। तो एक बात देखो आप, जैसे कोडिंग की बात है ये, तो 38 को 49 लिखा जाता है। 38 का संबंध 49 से है, तो 38 और 49 में अगर आप संबंध देखो तो ये कितना एडिंग करने पे हो जाएगा, तो +11 जब ऐड करेंगे ना हम तो 49 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो 64 से 75 का संबंध है, तो 64 से 75 की अगर आप डिफरेंस निकाल लो तो यहाँ भी +11 का ही डिफरेंस होना है। ओके, ठीक है जी। तो एक बात समझो आप, जब हमें 83 से कह रहा है तो हमें जो कोड है वो तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे भी +11, तो 83 का संबंध क्या होगा। तो अगर 83 में भी हम +11 कर दें तो 83 एक 84 और 10 कितना हो जाएगा 94, यानी कि 83 का संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक हम बात करें तो 83 का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा 94 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, 83 का संबंध किससे हो गया दोस्तों, तो 83 का संबंध जो है वो किससे हो गया 94 से हो गया। समझ में आया कि जिस प्रकार से 38 का संबंध 49 से हुआ +11 करने पे, 64 का संबंध 75 से हुआ +11 करने पे, उसी प्रकार 83 का संबंध +11 करने पे 94 से हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार इंटर को FOTGT और DICEY को EJCGA लिखा जाता है, उसी प्रकार चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। पहले हमें इनका पैटर्न समझना है। अगर हम इनका पैटर्न समझ ले तो फिर समझो आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, एक बात आप समझो, यहाँ पे E है यहाँ पे और यहाँ पे F है, यानी कि E के बाद जो है वो F आया है। E के बाद क्या आया है, E के बाद F आया है, यानी कि E पर जो है वो +1 जो है ऐड हो जाएगा। ई पे +1 ऐड हो जाएगा। चलो आप उतार के हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे ENTER, इंटर को क्या लिखते हैं वो FOTGOT। अब बात करो, देखो E से F हो गया, यानी कि +1 यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ऐड हुआ। N से O, तो N के बाद आता है N के बाद O, यहाँ भी +1 ऐड हुआ है। ठीक है, टी को जो है देखिए E के बाद F आया तो +1 अल्फ़ाबेट में ऐड हुआ। N के बाद O लेने के लिए हमें N में +1 ऐड करना पड़ेगा। T जो है T सेम का सेम है, यानी कि T में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, T जैसा है वैसा ही। ठीक है, अब E के बाद G है, तो E से अगर G जाते हो तो +2 अगर ऐड करते हो ना इस अल्फ़ाबेट में तो EFG हो जाएगा। R के बाद अगर T जाते हो तो S और T, यहाँ भी +2 को आपको ही ऐड करना पड़ेगा। यानी कि देखो, पहले जो 2 अल्फ़ाबेट है उसमें +1 ऐड हुआ है और लास्ट के जो 2 अल्फ़ाबेट है उसमें +2 ऐड हुआ है, और जो बीच वाली संख्या है उसको सेम का सेम उसी तरह वहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो जब इसका ये पैटर्न है तो सीधी सी बात है इसका भी ये पैटर्न होगा। हमें चाइल्ड का जब पैटर्न निकाला है तो आओ चाइल्ड का हम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे चाइल्ड का पैटर्न CHILD। अब C के बाद +1 करोगे, आप C में +1 करो तो क्या आ गया D आ गया। अब H के बाद अगर +1 करते हो तो H के बाद क्या आ जाएगा I आ जाएगा। I जो है सेम टू सेम उसी तरह हमें यहाँ पे उतार देना है। L में +2 करके देखो, आप L में +2 करो MN हो जाएगा। ठीक है, और D में +2 करो आप, तो क्योंकि यहाँ पे भी +2 है तो D में करो E और F हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, तो DIINF, ये हमारा जो है वो चाइल्ड का कोड हो गया। कहाँ पे दिया हुआ है, तो DIINF ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है।
जब हमें दोस्तों यहाँ से इसका कोड समझ में आ गया ना, तो फिर उसी प्रकार जो हम इसको सॉल्व कर लेते। मैं आपको एक और बताता हूँ। देखिए इसमें तो इतना करना भी नहीं था, इसमें तो कुछ नहीं करना था, कैसे क्वेश्चन हो जाता आंख बंद करके। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी है, आप देख रहे हो यहाँ भी टी है, सेम टू सेम उसने वैसे प्लेस किया है। तो आप देखो कि आई जो है चाइल्ड में, आई को सेम किसने उतारा है। तो देखो यहाँ पे तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाता और ये भी गलत हो जाता, बचता हमारा बी और हमारा ए। ठीक है, अब इसमें क्या करना था कि ई के बाद एफ आया है तो सी के बाद डी आना था। तो सी के बाद डी किस में दिया हुआ है, तो सी के बाद डी। अब देखो सी के बाद डी ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 1 में ही सी के बाद सिर्फ डी दिया हुआ है। देख रहे हो आप, यहाँ पे तो ई दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ हम आंख बंद करते ना तो भी यहाँ पे आ जाता। अब सीधी सी बात है, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ आई और डी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जब करो ना तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया करो, दिमाग से भी इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, ठीक है, और एक अलग है। जो एक शब्द अलग है ना, उस शब्द को हमें चुनना है, बाकियों से जो अलग है उसे फाइंड आउट करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मोबाइल दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है और बल्ब दिया हुआ है। अब समझो आप यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, ये क्या है, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, ये जितने भी है ना ये सब इनपुट डिवाइस हैं। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ये सब इनपुट डिवाइस हैं, जबकि बल्ब क्या है, बल्ब अलग है, ये प्रकाश के लिए यूज होता है। ठीक है, न कि ये इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह में, प्रश्न दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगा वो हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। 41 दिया है, उसके बाद 43 दिया है, फिर यहाँ पे 47 दिया है, फिर यहाँ पे 53 दिया है और फिर यहाँ पे 61 दिया है। दोस्तों एक बात याद रखो आप कि जब भी संख्याएं पास पास हो ना तो उनका डिफरेंस निकाला कीजिए, उनमें अंतर निकाला कीजिए। देखो 41 और 43 पास पास में तो कितना हो गया, ये 2 का डिफरेंस हो गया। 43 और 47 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब 47 और 53 में देखो तो 6 का डिफरेंस हो गया। 53 और 61 में आप देखते हो तो कितने का हो गया, 8 का डिफरेंस हो गया, +8 +6 +4 +2। तो सीधी सी बात हमें पैटर्न समझ में आएगा यहाँ से कि 2 4 6 8। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 10 + 10, यानी कि 61 में +10 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 71। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से 71 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैंने जो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया है इसे आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि एक पैटर्न है, उस पैटर्न का हमें अध्ययन करना है और उस संख्या को प्राप्त करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, अब आप देखो कि 41 और 21 का यूज करके 165 बनाया है, उसी प्रकार 10 और 17 का यूज करके 99 बनाया है। तो हमें 13 और 19 जो है इन दोनों की तरह ही जो पैटर्न होगा उसको फॉलो करते हुए वो बनाना है। आइए इसको देखते हैं, 10 और 17 वालों को दोनों को चेक कर लेंगे। 10 है और 17 है, उससे हमें क्या बनाना है, तो उससे हमें 99 बनाना है। तो 10 में अगर 17 से अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 170 हो जाएगा। हमें चाहिए कि अगर 99 बनाने के लिए, तो 99 बनाने के लिए हमें एक कॉमन से अगर हम करते 11 9 99 हम लोग ये माइंड में रटा हुआ है। तो अगर हम इसको 11 बना लें तो कैसे 11 बनाएं, तो 10 में अगर प्लस को 1 को ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 हो गया। और इस 17 को 9 बनाना है, जब 17 को 9 बनाना है तो इसमें क्यों ना हम +1 ऐड करके या बाई 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 17 × 18 और बटे 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो 11 9 99 हो गया।
यानी कि देखिए पैटर्न तो समझ में आ गया कि करना क्या है कि जो पहली संख्या थी 10 उसमें 1 ऐड कर देना है, और जो दूसरी संख्या है 17 उसमें +1 और बाई 2 टोटल का कर देना है। ठीक है, आइए अब तो ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग 13 और 19 को देखते हैं। जब 13 और 19 की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए 13 है और यहाँ पे 17 है, 13 है और 19 है, हमें पता करना है। तो 13 में हम +1 ऐड करेंगे, ठीक है, 13 में +1 ऐड करेंगे, और 17 में क्या करेंगे, 13 और 19 है, हाँ 19 में +1 ऐड करके और बाई 2 कर देंगे। ओके, तो 13 और ये कितना हो गया, 14 हो गया, और 19 एक 20 और बाई 2 तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। और आप इसको अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप तो कितना आ गया, 140 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ओके, 13 में 1 ऐड किया तो 14 हो गया, और 19 में 1 ऐड करके 2 उसे डिवाइड किया जाए तो 19 एक 20 और बाई 2 10 हो गया। और इन दोनों को हमें बस जो है वो क्या करना है, इन दोनों को हमें जो है वो गुणा कर देना है। तो कितना आ गया, 140, यानी कि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं ABCD और E इस प्रकार घर पे इस प्रकार स्थित हैं कि जो ए का घर है ई के घर से उत्तर में 60 मीटर की दूरी पे स्थित है। जो ए का घर है, आप समझो, देखो आप ए का जो घर है ना वो ई के घर से, जो ए का घर है वो ई के घर से, ए का घर ई के घर से उत्तर में 60 मीटर की दूरी पे स्थित है। ओके, ई के घर से 60 मीटर की दूरी में उत्तर की तरफ स्थित है। डी का जो घर है, डी का घर ई के घर के पश्चिम में, ई के घर के पश्चिम में यानी इधर की तरफ जो है, यहाँ पे डी का घर हो जाएगा, ई के घर के पश्चिम में है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, डी का जो घर है ई के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब समझो, कह रहा है कि बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बी और सी अभी तो यहाँ पे कोई कॉमन मिल नहीं रहा है क्योंकि ए है, फिर यहाँ पे अभी ई है और डी है। ओके, अभी तो हमें यही मिला है। अच्छा चलिए नीचे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सी का घर जो है वो डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पे है, मिल गया। अब देखो जो सी का घर है ना वो डी के घर से पश्चिम में ये भी 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, अब इसको ले लेते हैं हम लोग कि जो बी का घर है वो सी के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पे है। बी का घर है सी के घर के उत्तर में कितने दूरी पे है, तो 60 मीटर की दूरी पे है बी का घर सी के घर से। अच्छा हो गया ये हमारा। ठीक, अब कह रहा है, अब ये देखिए हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ए हुआ, आप इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, नहीं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। ये ई है, ठीक है ना, मिस्टेक हुआ थोड़ा यहाँ पे। चलिए ई हो गया। अब समझिए, अब क्या कह रहा है हमसे प्रश्न में कि ए के घर से बी का घर किस दिशा में। ए के घर से बी का घर, ओहो, तो ए के घर से बी का घर हमें देखना है। तो आप देख लो, ए के घर से बी का घर यहाँ पे ऐसे कह रहा है, ए के घर से बी का घर किस था, ए से, तो ए के पश्चिम में, यानी कि पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए का जो घर है वो बी के घर से किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा ये तो किसका क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। आइए सॉल्व करते हैं। भारती छवि की बहन है। भारती जो है वो किसकी बहन है, तो भारती जो है वो छवि की बहन है। आइए, भारती जो ये भारती है ये किसकी बहन है, तो भारती बहन है किसकी, छवि की। छवि की बहन है भारती। अच्छा ठीक है, चलिए, छवि की बहन है भारती, यानी बहन है इसलिए इनको फीमेल है, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन को डिनोट कर दिया। अवनी जो है भारती की माँ है। अवनी
अवनी कौन है? तो अवनी जो है वो भारती की माँ है, ये भी एक फीमेल है, तो यहाँ भी माइनस साइन को हमने डिनोट कर दिया। छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है। छवि किसकी पत्नी है? छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। छवि ये भी फीमेल हो गई और ये ध्रुव जो है प्लस हो गई, ध्रुव की पत्नी है। ध्रुव जो है वो ईसा का पिता है। ध्रुव किसका पिता है? ईसा का पिता है। ईसा का पिता कौन है? तो ईसा का पिता जो है वो ध्रुव है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट यहाँ से। चलिए अब देखिए, ये हो गया ना कि भारती जो है छवि की बहन है, भारती जो है वो छवि बहनें हैं, अवनी जो है भारती की माँ है, अवनी भारती की माँ है, ये भी हो गया। छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है, छवि ध्रुव की पत्नी है। आज ध्रुव जो है वो ईसा का पिता है, ईसा का पिता है। ओके, अब कह रहे हैं कि ईसा की नानी कौन है? तो ईसा की नानी की बात करें तो भारती और छवि दोनों बहनें हैं, और छवि की बेटी अगर ईसा है तो छवि किसकी बेटी? अवनी की। तो ईसा की नानी कौन हो जाएगी? तो ईसा की नानी अवनी हो जाएगी, ये ईसा की नानी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अवनी जो है वो ईसा की नानी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? अच्छा देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि बराबर के बाद कौन सा है या कौन सा इस समीकरण को सही करता है, तो मैं तो आपसे एक बात कहूँ कि आपको ना क्या करना है, बी पहला और डी छोड़िए, आप बी और सी ये ऑप्शन पहले चेक करना कभी भी। या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। मैक्सिमम टाइम 90% ही सही होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग बी से शुरू करके देखते हैं। इसमें संख्या को बदलकर 15 है और यहाँ पे 24 और 9 को आपस में बदलना है, तो हम लोग यहाँ पे 15 जब दिया हुआ है तो 24 की जगह पे क्या कर देंगे? 9 कर देंगे, प्लस 63 भगे 7 गुणे 2, और 9 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? 9 की जगह पे हो जाएगा 24। अब कर लो आप। अब देखो आप, तो 15, ये तो ओरली करने वाला क्वेश्चन है। 15 माइनस 9 प्लस ये गया कितने बार में? 9 बार में, और गुणे 2 बराबर 24। आप देखो आप, अब 15 में से 9 को निकाल दो। 15 में से आपको 9 निकालना है और 9 इंटू 2 करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया प्लस 18, और यहाँ पे कितना हो गया? 15 में से 9 6, तो 18 और 6 किसके बराबर हो गया? 24 के बराबर हो गया। ये भी 24 हो गया, तो ये भी हमारा 24 हो गया। देखिए मैंने कहा था ना, आप ऑप्शन बी चेक करो या सी चेक करो, मैक्सिमम टाइम में आपको ये दो ही जो हमारे ऑप्शन है ना, इससे आपको पता चल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 24 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 24 जो है हमें करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेज, कपबोर्ड और फर्नीचर के बीच में संबंध को, ये कौन सा वेन डायग्राम है जो आपको दर्शा रहा है? एक बात देखो आप, फर्नीचर, मेज और कपबोर्ड, फर्नीचर के ही हिस्से। फर्नीचर जैसे फर्नीचर में क्या क्या आते हैं? टेबल, कुर्सी, मेज, जितनी भी चीज़ें वो सब फर्नीचर ही कही जाती है। तो मेज और कपबोर्ड जो है वो फर्नीचर का ही तो हिस्सा है। मेज और कपबोर्ड ये किसका हिस्सा है? ये फर्नीचर का हिस्सा है। तो ये बड़ा वाला हिस्सा जो है फर्नीचर हो गया जी, और इसके अंदर जो छोटे वाले दो हैं मेज और कपबोर्ड हो गए। ये फर्नीचर का हिस्सा टोटल एरिया हो गया, क्योंकि फर्नीचर के अंदर ही जो है हमारे मेज भी आ जाने हैं ये, और ये हमारे कप बोर्ड भी आ जाने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बड़ा वाला हिस्सा फर्नीचर हो गया, ये हमारा मेज हो गया, और ये हमारा कप बोर्ड हो गया। ऐसा कोई है यहाँ पे? हाँ है, ठीक है। मेज की जगह पे इसने टेबल रखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये वाला डायग्राम जो है यहाँ पे बना है। ओके, चलिए समझिए आप, डायग्राम तो आप बना ही लोगे। करेंगे दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है? अच्छा जी, अब ये लिफाफा है और ये पेन है। कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है? पेन नहीं है, वैसे कितने लिफाफे हैं? पेन का हिस्सा आप देख रहे हैं कहाँ तक है? ये देखो आप, ये लिफाफा का हिस्सा है। आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ, देखो आप, हाँ पहले इसको आप देख लीजिए।
ये पेन का हिस्सा है, और देखिए ये लिफाफे का हिस्सा है, ये हरा वाला से जो है वो लिफाफा है। तो अब आप बताइए कि कितने ऐसे लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। ये 3 जो है वो पेन के हिस्से में आ रहा है, 3 जो है पेन के हिस्से में आएगा। और अगर हम बात करें कि पेन के हिस्सा में कौन कौन बचा, 3 लिफाफे के हिस्से में क्या क्या है, देखिए 6 है, 3 है, 12 है, लेकिन 3 जो है वो पेन का हिस्सा भी है और लिफाफा का हिस्सा भी है। लेकिन यहाँ पे 6 और 12 जो है ना वो सिर्फ लिफाफे का हिस्से में आते हैं, वो लिफाफा के हिस्सा में, पेन के हिस्सा में नहीं है। तो इसको जोड़ दो आप, 6 और प्लस 12 कितना हो गया, 18। जो पेन नहीं है तो 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है सिलॉक्स का, कह रहा है कि सभी वस्त्र जो हैं वो जींस हैं। जितने भी वस्त्र हैं वो क्या हैं, जितने भी वस्त्र हैं वो जींस हैं, ठीक है। और सभी जींस जो हैं यहाँ पे वो क्या हैं, वो कमीज हैं। अच्छा जी, सभी जींस जो हैं वो कमीज हैं, ठीक है। डायग्राम तो बन गया हमारा का। अब हमें इसका देखते हैं कौन सा निष्कर्ष है। ये कह रहा है कि सभी वस्त्र कमीज हैं, सभी वस्त्र जो हैं कमीज है। हाँ, सभी वस्त्र जब जींस हैं तो सभी वस्त्र जो है वो कमीज भी होंगे, यानी कि पहला सही है। कह रहे हैं कि कम से कम कुछ कमीज जींस है, कुछ कमीज जो है जींस है। हाँ जी, कुछ कमीज जींस है, ये भी सही। एक बात आप समझो, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना नीचे से ऊपर, तो सभी वाला रूल लागू होगा, क्योंकि सभी वस्त्र जींस हैं और सभी वस्त्र कमीज हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ना तो कुछ वाला ही लागू होगा। कुछ जींस जींस है, कुछ कमीज जींस है, कुछ जींस वस्त्र हैं, कुछ कमीज वस्त्र हैं, तो ये वाला लागू होगा, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, दोनों कहाँ पे हैं, हाँ बोथ, बोथ निष्कर्ष 1 और 2 जो है दोनों यहाँ पे पालन करते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 7 मित्रों कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किया है। किसने, तो समझो आप यहाँ पे परी है, परी, परी ने किससे अंक प्राप्त, अधिक अंक प्राप्त किए, परी ने कीर्ति से, परी ने कीर्ति से अधिक, किंतु किससे, किंतु सिया से कम अंक प्राप्त किया। किंतु जो है सिया, सिया से कम अंक प्राप्त किया है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि परी ने कीर्ति से अधिक किंतु सिया से कम अंक प्राप्त किए हैं। दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका यहाँ पे लो आप, दीपिका, दीपिका ने, दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किया है। दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किया है, किंतु अमिता से अधिक अंक प्राप्त किया। अब देखो यहाँ पे अमिता, अमिता से अधिक अंक प्राप्त किया है। ओके, हमारा हो गया यहाँ पे दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किया, दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किया, किंतु अमिता से अधिक अंक प्राप्त किया है, अमिता से अधिक अंक प्राप्त किया। कीर्ति ने प्रीति से अधिक, कीर्ति ने, कीर्ति ने प्राप्त किए हैं प्रीति से अधिक। हाँ जी, चलो ये तो यहीं पे साइन हो गया। कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है, किंतु परी से कम अंक प्राप्त किए हैं, किंतु परी से कम अंक प्राप्त किए हैं। सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, तो सिया ने जब सर्वाधिक अंक प्राप्त किया नहीं किया है तो बचा यहाँ पे कौन सा, जीत, यानी कि जीत जो है यहाँ पे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा, तो जीत यहाँ पे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। ओके, तो सबसे कम अंक की बात करें तो अमिता ने, अमिता ने सबसे कम अंक प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 12 दिसंबर 2009 को शनिवार है। अच्छा, 12 दिसंबर
2009 को कौन सा दिन है? 12 दिसंबर 2009 को सैटरडे है। ठीक है, तो 16 दिसंबर 2014 को कौन सा सप्ताह, दिन का कौन सा सप्ताह होगा? ठीक है, देखो 12 दिसंबर 2009, 12 दिसंबर 2000 अगर 10 की बात करो तो एक दिन अधिक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा उस दिन। अगर 2011 की बात करो, 12 दिसंबर 2011 को, तो एक दिन और आप अधिक बढ़ाओ तो मंडे हो जाएगा, क्योंकि अगर संख्याएं लीप वर्ष नहीं है ना, अगर जो वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो दिन में एक दिन की हम बढ़ोतरी करते हैं बस। 2009, 2010, 2011। अब देखो 2012 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2012 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो लीप वर्ष हो जाएगा उसमें दिनों की संख्या में 2 की बढ़ोतरी करेंगे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं आएगा, सीधे क्या आ जाएगा? थर्सडे, वेडनेसडे आ जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा। अच्छा, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 को कौन सा हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। और 2014 फिर भी ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो ये कौन सा डे हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे। अब देखो 12 दिसंबर 2014 का ये दिन आ गया। 12 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन हो गया? ये हो गया फ्राइडे। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 16 दिसंबर 2014। तो जब फ्राइडे है और 12 दिसंबर है तो 12 में 4 ऐड कर दो, 16 हो जाएगा। तो फ्राइडे में +4 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो फिर कौन सा दिन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक है, ऑप्शन मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, मंगलवार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अच्छा, यानी कि अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में हमें यहाँ पे निरूपित करना है। अब एक देखो यहाँ पे लैब, 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 लैब और लैब। लैब तो सारी जगह पे हमारे मौजूद हैं, यानी कि लैब के आगे हमें देखना है। तो बी के आगे देखो यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ भी ई दिया हुआ है। लेकिन ई से पहले अगर बात करो तो क्या, ई के बाद देखो तो क्या है? एफ है, ई के बाद एल है, तो एफ तो पहले आएगा, यानी कि पहला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। दूसरा जो है पहला, ये ऑप्शन तो कैसे ही गलत हो गए। दूसरा जो हमारा पहला हो गया अल्फ़ाबेट में, उसके बाद ई के बाद एफ है, ई के बाद एल है, यानी कि फिर चौथा हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ से तो ये 2 चीज़ों को हमने कर लिया। अब देखो बी के बाद आई यहाँ भी है, बी के बाद आई यहाँ भी है, लेकिन आई के बाद देखो ए है, एल है, तो उसके बाद पहला हमारा हो जाएगा, उसके बाद फिर 5वां हो जाएगा और बचा क्या हमारा? तीसरा। यानी कि समझ गए, देखो इजी सा है। 24153 ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही है। हमें क्या करना था? देखिए लैब तो चारों 5 में है, तो बी के आगे ई है, बी के आगे ई यहाँ भी है, ये भी सेम हो गया। तो ई के बाद देखो एफ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो आई पहले आता है ना, अरे सॉरी एफ पहले आएगा, तो एफ पहले किया, उसके बाद आई वाला किया। और यहाँ पे 1 और 5 में देखो आई दोनों में है, लेकिन आई के बाद ए है तो ये पहले हो जाएगा और एल बाद में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, इतना तो आप समझते ही होंगे, ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए कह रहा है कि शब्द हॉकी के दूसरे, अच्छा चौथे, अच्छा 5वें और छठे, ये जो है कह रहा है कि हॉकी के दूसरे, चौथे, 5वें और छठे शब्दों का उपयोग करके कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करना है। अच्छा, ठीक है, हमसे कहा है कि जो हॉकी का शब्द है ना, दूसरा, चौथा, 5वां और छठा, इनका यूज करके अंग्रेजी का अर्थपूर्ण एक शब्द बनाना है, और ये चारों अल्फ़ाबेट है, इनका एक ही बार सिर्फ यूज करना है। ओके, तो उसे हमें वैसे करना, वैसे तो देखने में ही ओके लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं। आप बताओ इसका अर्थपूर्ण शब्द क्या बन जाएगा? इसका अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा? तो देखो इसका अर्थपूर्ण शब्द अगर बात करो आप, तो YOK और ई, योग। आप अगर आपने पढ़ा होगा कहीं, तो देखिए योग का अर्थ जो है वो दास प्रथा यानी कि गुलामी के संबंध में आता है। ठीक है,
यानी कि योग बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है, आप समझो कि अगर ये उस टाइम पे दिमाग पे क्लिक कर गए तब तो ठीक है, और नहीं कर क्लिक किए तो इन्हें छोड़िए और भागिए। समझिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे एक पासी की दो स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि आर के हमें विपरीत जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात कर लो तो कोई कॉमन है यहाँ पे पी क्यू ए, हाँ ए और ए कॉमन है, तो ए तो यहाँ से ख़त्म हो गया। आप ए हटा दो, यहाँ से भी ए हटा दो, यहाँ से भी। ए के अगर क्लॉकवाइज आप चलते हो तो क्या आएगा, पी। अच्छा, ए के क्लॉकवाइज में आएगा पी, और यहाँ पे ए के क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा हमारा आर। तो बन गया, आर के विपरीत ही पूछा था तो आर के विपरीत पी है, ख़त्म कहानी। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। तो इसको देख लेते हैं ना। पहले क्या होता है, पहले मिनट होता है, उसके बाद क्या होता है, मिनट के बाद क्या होता है, मिनट के बाद होता है घंटा, घंटे इसके बाद क्या होता है, घंटे के बाद होता है दिन, दिन के बाद क्या होता है, दिन के बाद होता है महीना, और महीने के बाद क्या होगा, महीने के बाद हो जाएगा वर्ष। यानी 54213। ये क्या दर्शाया यार, 54213। अच्छा, ये उल्टा दे दिया है। ओ, सार्थक क्रम अगर दर्शाना तो फिर ऐसे सीधा दर्शाता। चलिए कोई बात नहीं, अब इसे उल्टा कर दो ना, 31245 देख लो, 31245 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अच्छा जी, ये बेहतर है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर त्रिभुजों की बात करूँ तो आप देखो, समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक त्रिभुज है, अब इसमें हमें गिनने हैं, तो 1 और 2, यानी कि यहाँ से कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ से इसको आपको 2 और 1 3 हो गए। देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज है सेम टाइप का, 1 और 2, यहाँ से भी 3 हो गए, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 6 हो गए। अच्छा जी ठीक है, अब हो गए, ये भी हो गए, और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया ये वाला 7वें नंबर का, एक त्रिभुज ये हो गया 8वें नंबर का। ठीक है, 8 नंबर के ये हो गए, और एक तो हमारा बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला हो गया 9, और 9 हो गया, और एक आप अगर देखो, हाँ जी हाँ ठीक है 9, और एक देखिए ना, एक तो ये भी तो त्रिभुज ही है ना, ये वाला पूरा, ये 10। हाँ, टोटल कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टोटल यहाँ पे 10 त्रिभुज है। आप समझो कैसे, समझ लीजिए पहले। देखिए 3 हमने यहाँ से निकाला, और 3 यहाँ से, 6, ये 7वां, ये 8वां, ये बड़ा वाला जो था हमारा, ये वाला हिस्सा, सॉरी कौन सा कलर ले लें, यहाँ पे रेड नहीं लिया, चलिए ये वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा जो है हमारा, ये 9वां त्रिभुज का हो गया, और 10वां त्रिभुज का जो हमने ये भी किया ना, ये वाला देखो आप, ये वाला, ये 10वां त्रिभुज का हो गया। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित करते हुए पैटर्न को पूरा कर सकती है। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इतना वाला हिस्सा, इस फिगर में से किसके साथ जो है वो ऐड करने पे पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा, ये ऊपर है, ये ऊपर की तरफ है, पहले तो ये भी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ वाला कोई देखो आप कहाँ है, ऊपर की तरफ वाले में, और प्लेन होना चाहिए डी, ये सही है। अब देखो आप, ये भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखो, और सब यहाँ पे नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, आप रुको, गलत है, डी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी। देखिए डी ना होगा यहाँ पे, देखिए डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक है। डी कैसे होगा, क्योंकि ये प्लेन सा है ना, ये देखिए, ये जो भी है ना, ये देखिए एकदम प्लेन है,
क्योंकि यहाँ पे तो फिर ये दिया हुआ है ना, ये वाला जो है हमारा हिस्सा सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्रतिबिंब का है। कह रहे हैं कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। देखो आप, ये वाला दर्पण है, ऐसे इस तरह का दर्पण है, तो जब ये दर्पण पर हम इस साइड से फोकस करेंगे, इस साइड पे जब ऐसे उत्तर की तरफ उत्तर छोड़िए ना, जब सीधा दर्पण रखा हुआ है इस ऐसे का, और उस पर जब हम कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो अब देखो ये वाली चीज़ जो है सीधे उल्टेगी और ये वाली चीज़ कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इधर में है, इधर में तो सब दिया है, इसको छोड़ के ये छोड़ दो। ठीक है, और देखो, और फिर जो ये तीर वाले मुंह है ना, जो तीर दिया हुआ है इस मुंह का ये अपोजिट हो जाएगा, और ये भी जो है, हाँ तीर, जो तीर है ना ये अपोजिट हो जाएगा, ये इस साइड में हो जाएगा तीर। तो देखो तीर इस साइड में कहीं पे है, हाँ तीर इस साइड में है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ये मिल रहा है हमें तीर अपोजिट, यानी कि ए भी है और डी भी है। ठीक है, और बचा है क्या हमारा अब, हाँ ठीक है डी होगा तब। अब समझ लीजिए, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो ऐसे बनाया है ये सेम ही रहने वाला है, ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। ये घूमेगा भी तो उसी तरह का ही त्रिभुज है, ये आप इसे घुमाओगे तो भी तो इसी तरह आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ख़त्म हो गया, एंड हो गया यहाँ पे सेशन का। ओके चलिए दोस्तों, देखिए जो इम्पोर्टेंट सेट थे ना उनको हमने डिस्कस किया आपके साथ। एसएससी जीडी के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस से डेली लाएंगे एसएससी जीडी के लिए, जो कि 4 फरवरी से एग्ज़ाम है। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके, बाय बाय।